चलो अब मैं जल्दी से इस आखिरी पत्ते को भी पानी में बहा देती हूँ और चलकर अपना इनाम लेती हूँ। वैसे आज तो मछलियाँ काफी पकड़ चुका हूँ। चलो अब घर वापस चलता हूँ। इतना सोचकर मछुआरा जैसे ही अपनी नाव को थोड़ा आगे बढ़ाता है तो देखता है सामने एक वैसी ही टोकरी फिर से बहती हुई आ रही है। अरे ये क्या, ये टोकरी तो हूबहू वैसी ही है जैसे मैंने पहले पाई थी। कहीं इस टोकरी में भी तो कोई बच्चा नहीं। मुझे जल्दी से चलकर देखना चाहिए। मछुआरा तुरंत ही अपनी नाव को टोकरी की तरफ लेकर जाता है। अरे ये क्या, इस टोकरी में तो एक और बच्चा है, लेकिन इसके माथे पर भी वैसा ही चिन्ह बना हुआ है जैसा कि मेरे बेटे के माथे पर है। कहीं ये बच्चा उसी का भाई तो नहीं। चलो मैं जल्दी से इसे भी अपने घर लेकर चलता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया जी। इसके माथे पर वही निशान है जो मेरे बड़े बेटे के माथे पर है। जरूर आपकी बात सच ही है, ये दोनों एक दूसरे के भाई ही होंगे। 20 वर्ष गुजरने के पश्चात उस मछुआरे की मृत्यु हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के शोक में डूबी उसकी पत्नी भी काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। भैया अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। जितने पैसे थे वो सब माँ की दवाई में ही खत्म हो गए। अब दवाई के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। इसीलिए भैया आप माँ की देखरेख करो, मैं नौकरी की तलाश में निकलता हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम मेरे छोटे भाई हो और बड़े भाई के रहते भला तुम काम करोगे? नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तुम माँ की देखरेख करो। मैं महाराज के पास जाकर उनसे कोई नौकरी की याचना करूंगा। हो सकता है महाराज मुझे किसी काम पर रख ले। वह चलते चलते जल्दी ही राजमहल के पास पहुंच जाता है। अरे ठहरो, कौन हो तुम और इस प्रकार महल के भीतर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? भैया मेरा नाम कमल है और मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मुझे महाराज से एक नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। अच्छा, ठीक है, तुम इसी स्थान पर रुको, मैं अभी तुम्हारी सूचना महाराज तक पहुंचाता हूँ। महाराज, द्वार पर एक नौजवान आया है। वह आपसे मिलने की गुहार लगा रहा है। कहता है कि वह आपसे मिलना चाहता है और आपसे एक नौकरी की आशा रखता है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और उसे आदर सहित राज्यसभा में लेकर आओ। चलिए युवक, हमारे साथ चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। कमल जैसे ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है तो राजा अचंभित हो जाता है और उसे देखता रहता है। वह ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वह उसी का पुत्र हो। अरे यह कौन है? इसके माथे पर तो वैसा ही चिन्ह है जैसा यशोधरा के पुत्रों के माथे पर था। तो कहीं ऐसा तो नहीं यह लड़का उन्हीं में से एक हो? बोलो पुत्र, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? महाराज मेरा नाम कमल है और मैं आपके राज्य का ही नागरिक हूँ। मेरा घर देवेंद्रपुर में है। अच्छा ठीक है पुत्र, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज मेरी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, परंतु मेरे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं अपनी माता का इलाज नहीं करवा पा रहा। कृपा कर आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपनी माता का इलाज करवा सकूं। पुत्र अभी तो हमारे पास ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है जिस पद पर मैं तुम्हें रख सकूं, लेकिन हाँ पुत्र, मैं तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया दे सकता हूँ जिससे तुम अपनी माता का इलाज
अच्छी तरह करवा सकते हो। माफ करना महाराज, लेकिन मैं आपसे बिना मेहनत किए पैसा नहीं ले सकता। इतना कहकर कमल वहाँ से जाने लगता है। सुनो पुत्र, यदि तुम ये पैसे ऐसे नहीं लेना चाहते तो तुम मुझसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ले लो, फिर तुम मेरे पैसे मुझे कमाकर वापस कर देना। वैसे महाराज उचित ही तो कह रहे हैं, अभी मुझे इन पैसों की अधिक आवश्यकता है। मुझे ये पैसे ले लेना चाहिए, फिर मैं अपनी मेहनत से इसके सारे पैसे चुका दूंगा। क्या हुआ पुत्र, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं महाराज, मैं आपसे ये पैसे कर्ज के तौर पर ही ले लेता हूँ। फिर राजा कमल को 100 सोने की मोहरें देकर भेज देता है। महाराज, जब वह युवक पैसे लेने से मना कर रहा था तो आपको उसे पैसे देने की क्या आवश्यकता थी? पता नहीं महारानी, वो युवक मुझे अपना सा लगा, इसीलिए मैं उसकी मदद करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर महारानी का संदेह तो और भी गहरा हो गया। क्या बात है महारानी जी, आपने इतने वर्षों पश्चात अचानक ही मुझे याद किया। दाई माँ, मैं बस आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपने यशोधरा के दोनों पुत्रों का क्या किया? तुमने उन्हें कैसे मारा? अरे महारानी, मारना कैसा था, आपने ही तो बताया था कि उन्हें किसी नदी में जाकर बहा दो, तो मैंने उन दोनों को नदी में ही बहा दिया था। क्या? नदी में बहा दिया? लेकिन कैसे? तुमने उन बच्चों को कैसे बहाया? बताओ मुझे। फिर वह बुढ़िया सारी कहानी महारानी को सुनाती है। अरे मूर्ख बुढ़िया, यह तूने क्या अनर्थ कर डाला? मैंने तुझसे कहा था कि उन बच्चों को नदी में ऐसे ही फेंक कर बहाना है, और तूने उन्हें टोकरी के भीतर रखकर बहाया। महारानी जी, मेरी भूल को क्षमा करें, लेकिन इतने वर्षों पश्चात आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? आखिर हुआ क्या है? अरे क्या हुआ पूछ रही है बुढ़िया? तुझे पता भी है राजा के दोनों पुत्र अभी भी जीवित हैं। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो महारानी? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अरे मूर्ख, यह सब तेरी मूर्खता के कारण ही संभव हो चुका है। यदि महाराज को पता चल गया कि वह दोनों उन्हीं के पुत्र हैं और हमने उसके साथ क्या किया, तो राजा से हम तीनों को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। महारानी, यह समय भयभीत होने का नहीं है, यह समय षड्यंत्र रचने का है कि उसे कैसे अपने रास्ते से हटाना है। बस तुम इतना बताओ कि तुमने उसे कहाँ पर देखा था? फिर महारानी राजसभा में हुई घटना को बताती है। महारानी जी, उनसे निपटने का रास्ता मिल गया, तुम फिक्र न करो। यह समझो कि वह दोनों तुम्हारे रास्ते से हट गए। लेकिन वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलती हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतना बोलकर वह बुढ़िया वहाँ से निकल पड़ती है। वह चलते चलते उसी नगर में पहुँचती है जिस नगर में कमल तथा उसका छोटा भाई रहते थे। अरे बेटा, इस नगर में कमल का घर कौन सा है? माता जी, आप सीधे चली जाइए, गांव के आखिर में ही कमल का घर है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह बुढ़िया आगे बढ़ चलती है और जल्दी ही उसी घर के सामने जाकर रुक जाती है। अरे बेटा, कोई है घर के अंदर? क्या कोई मेरी आवाज को सुन रहा है? अरे क्या हुआ माताजी, आप कौन है और आपको कहाँ जाना है? बेटा, मेरा नाम सुनंदा है, मैं एक वैद्य हूँ। मैं पास के गांव में ही जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको पानी पिला देता हूँ। इतना सुन बुढ़िया तुरंत ही घर के अंदर घुस जाती है। कमल जल्दी ही एक गिलास में पानी लेकर आता है। बुढ़िया तुरंत ही उस पानी को पीती है।
वाह बेटा वाह, तुम्हारा भला हो, तुमने इस प्यासी को पानी पिलाया। वैसे बेटा, क्या तुम इस घर में अकेले ही रहते हो? नहीं माताजी, मैं यहाँ अकेला नहीं रहता। मेरे साथ मेरा छोटा भाई और मेरी माँ रहती है। लेकिन बेटा, तुम्हारा वह भाई और माँ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। बूढ़ी माँ, मेरा छोटा भाई जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गया है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दूसरे कमरे में लेटी हुई है। पुत्र, तुम दुखी न हो। चलो मुझे चलकर दिखाओ कि तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है। हो सकता है मैं तुम्हारी माँ की बीमारी को ठीक कर सकूं। इतना सुनकर कमल उस बुढ़िया को अपनी माता के पास लेकर जाता है तो बुढ़िया देखती है उसकी माता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैसे इस औरत की तबीयत तो कितनी ज्यादा खराब है। मैं तो इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस कुछ भी करके इन दोनों भाइयों को मारना है। क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ खो गई? कुछ तो बोलिए, आखिर मेरी माँ को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारी माँ एक बहुत ही बड़े रोग से ग्रसित है। इसका इलाज करना अत्यंत दुर्लभ है। माताजी, जरा आप ध्यान से देखिए, क्या मेरी माँ को स्वस्थ करने के लिए इस संसार में कोई औषधि शेष नहीं बची है? वैसे बेटा, औषधि तो है, लेकिन उस औषधि को लाना बहुत ही कठिन है। बस आप मुझे उस औषधि का नाम बता दीजिए, मैं धरती के किसी भी कोने से उस छिपी औषधि को ढूंढ निकालूंगा। हाँ हाँ, जरूर ढूंढ निकालना। मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तू कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। बूढ़ी माँ, आप जल्दी से मुझे बताइए उस औषधि के बारे में। यदि ऐसी बात है पुत्र, तो सुनो। तुम्हें अम्बा पहाड़ी पर जाकर उस तिलस्मी सेब को लेकर आना होगा। यदि तुम उस सेब को ले आए तो समझो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये लीजिए भैया, मैं लकड़ियाँ लेकर आ गया हूँ। हाँ हाँ छोटे, तुम इन सारी लकड़ियों को वहीं पर रख दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस तिलिस्मी सेब को लेने के लिए जा रहा हूँ ताकि हम अपनी माँ को ठीक कर सके। तुम घर पर ही रहकर माँ की देख रेख करना। इतना बोलकर कमल सेब की तलाश में निकल पड़ता है। वह चलते चलते एक घने जंगल से गुजरता है। अरे ये क्या, आगे तो 2 रास्ते हैं। अब मैं किस रास्ते पर जाऊं? कौन सा रास्ता सही और कौन सा रास्ता गलत, ये मैं कैसे पता करूं? वह इतना सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। अरे ये साधु कौन है? चलो इसके पास चलकर पूछता हूँ। बाबा, आंखें खोलिए बाबा, मेरी सहायता कीजिए। अरे क्या बात है बेटा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? बाबा, मेरा नाम कमल है और मैं अम्बा पहाड़ी पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं उस तिलिस्मी सेब को ला सकूं। क्या तिलिस्मी सेब? लेकिन बेटा, तुम्हें उस सेब की क्या आवश्यकता पड़ गई? फिर कमल सारी दास्तान उस साधु को सुनाता है। इसीलिए मुझे वो तिलिस्मी सेब किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन पुत्र, क्या वो तिलिस्मी सेब तुम्हें उस वैद्य ने लाने को कहा है? हाँ बाबा, उस सेब को लाने के लिए उस वैद्य ने ही बताया है। बाबा, अब आप और विलम्ब ना कीजिए, मुझे वहाँ जाने का मार्ग बता दीजिए। पुत्र, वो सेब लाना इतना भी आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। वो सेब अम्बा पहाड़ियों के बीच परियों के बगीचे में मिलेगा। उसकी रक्षा 2 दैत्य करते हैं। याद रखना, यदि वो दोनों दैत्य सो रहे हो तो बगीचे में मत घुसना। उन दोनों दैत्यों के जागने की प्रतीक्षा करना और यदि बगीचे का दरवाजा खुला हो तो मत घुसना। यदि दरवाजा बंद हो तो
उसे खोलकर अंदर चले जाना। वहाँ तक पहुँचने का सही मार्ग वो है। मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बाबा, अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। फिर वह आगे बढ़ता है। मुझे लगता है ये वही बगीचा है जिसकी मुझे तलाश है। चलो जल्दी से बगीचे के अंदर चलता हूँ। लेकिन नहीं, अभी तो ये दैत्य सो रहा है। बाबा ने कहा था कि जब दैत्य जाग रहा हो तभी अंदर जाना। मैं इनके जागने तक की प्रतीक्षा करता हूँ। इतना सोचकर कमल वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी एक लोमड़ी उस बगीचे की तरफ बढ़ती है। अरे दोस्त, तू हमारे रहते हुए इस बगीचे में घुसना चाहती थी। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कह दोनों राक्षस अपनी तलवार से उस लोमड़ी के 3 टुकड़े कर देते हैं और चुपचाप खड़े होकर पहरा देने लगते हैं। अरे राम राम राम, इन दैत्यों ने तो लोमड़ी को काट डाला। पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेब लेकर जरूर जाऊंगा। अब तो राक्षस जाग चुके हैं और दरवाजा भी बंद है। चलो